Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, ज्योत्सना क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तीसरा लाभ का सिद्धांत, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत। ठीक है, तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रोफेसर शुम्पीटर ने, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी का कार्य नवप्रवर्तन अर्थात नया आविष्कार, मतलब कोई भी उद्यम से रिलेटेड नया आविष्कार होना चाहिए। ठीक है, करना तथा उन्हें लागू करना उद्योग धंधों में। ठीक है, इन नव प्रवर्तनों के फलस्वरूप उद्यमी को जो पुरस्कार प्राप्त होता है, ठीक है, रिवार्ड प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। उन्होंने लाभ की परिभाषा क्या दी कि नए आविष्कारों के द्वारा किसी भी उद्योग में या उद्यमी को जो लाभ प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा? क्या कहते हैं, जो भी पुरस्कार प्राप्त होगा वह लाभ कहलाता है। ठीक, प्रोफेसर शुम्पीटर ने नव प्रवर्तन शब्द का प्रयोग काफी विस्तृत अर्थों में किया है। उनके अनुसार वे सब आविष्कार तथा परिवर्तन जिनके फलस्वरूप उत्पादन लागत को कम किया जा सके, मतलब उन्होंने बताया है कि जो भी आविष्कार हो या परिवर्तन हो तो उनमें उत्पादन लागत को कम किया जाएगा। उत्पादन लागत से आशय है कि किसी भी उद्यमी को जो भी क्या कहते हैं, उद्योग चलाने के लिए या अपने उत्पादन करने के लिए जो भी लागत लगती है, कहने का मतलब है पूंजी खर्च होती है, साधन खर्च होते हैं, तो उस उत्पादन लागत को कम किया जा सके। ठीक है, उसको कम कर दें, या फिर औसत आय को बढ़ाया जाए, या फिर उनके बाद जो आय प्राप्त होगी, उनको सेल करने के बाद, उनको मार्केट में लाने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, जिससे आय तथा लागत का अंतर, मतलब जब आय अधिक होगी और लागत कम होगी तो दोनों को घटाने पर क्या बढ़ जाए? लाभ बढ़ जाए, पहले से ज्यादा हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा? नव प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब नव प्रवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि नव प्रवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। कई प्रकारों से नव प्रवर्तन किया जाता है। नए नए आविष्कार कई तरीकों में, कई जगहों में लाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, या तो परिवर्तन और आविष्कार दोनों चीजें नव प्रवर्तन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहला क्या है? नई वस्तु का उत्पादन। पहले हम ये देखेंगे कि जो वस्तु हम बहुत सालों से उत्पादित करते हुए आ रहे हैं, उनके अलावा भी हमें कुछ नई वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जो रुचि और फैशन के अनुसार जैसे कि चेंज होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा नंबर 2, नए बाजार की स्थापना। जिन बाजारों में हम सालों से कोई चीज बेचते आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी हमें चेंज करना चाहिए, मतलब नए बाजारों की स्थापना करनी चाहिए और वहां पर उनको बेचना चाहिए। फिर अगला क्या है? कच्चे माल के नए साधन की खोज, मतलब जहां से अभी तक हम कच्चे माल को प्राप्त कर रहे थे तो उनके नए नए साधन हमें खोजने चाहिए कि कहीं और जगह से भी हमको कच्चा माल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, हमें एक ही जगह पे निर्भर नहीं होना चाहिए। अगला क्या है? उद्योग का पुनर्गठन। अब उद्योग जो पुरानी गतिविधियों पर आधारित था, पुराने तरीकों पर आधारित था, ठीक है, उन सबको क्या करना चाहिए? हमको बदलना चाहिए। ठीक है, उसका पुनर्गठन करना चाहिए, उनके लोगों को बदलना चाहिए, उनकी नीतियों को बदलना चाहिए, उसका पुनर्गठन अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो ये सब प्रकार है नव प्रवर्तन के। ठीक है, इन चारों प्रकारों के जरिए से हम नव प्रवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुम्पीटर का विचार था कि साहसी को लाभ नव प्रवर्तन के उत्पादन के क्षेत्र में लागू करने के कारण प्राप्त होता है। मतलब नव प्रवर्तन अगर वो लागू ही नहीं करेगा उत्पादन के क्षेत्र में, तो ऐसे आविष्कार हुआ और उसको उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने लागू नहीं किया तो क्या हुआ? बेकार हो गया, वो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इस नव प्रवर्तन को लागू करके साहसी अपनी वस्तु को दूसरे उत्पादकों की तुलना में कम लागत में उत्पादित करता है। मतलब जो नव प्रवर्तन है, नया आविष्कार है, उसको लागू करने के बाद वह क्या करेगा? जो अन्य उत्पादक है उसके समानार्थी, तो उनसे उनकी जितनी लागत लग रही है उससे भी वो क्या करेगा? कम लागत में उत्पादन करेगा। ठीक है, तथा उसकी बिक्री क्या करेगा? अधिक मात्रा में करके और लाभ कमाएगा, क्योंकि उसको कम लागत लग रही है तो वो अधिक उत्पादन करेगा और बिक्री भी उसकी अधिक होगी। ठीक है, शुम्पीटर ने वैज्ञानिक एवं नव प्रवर्तक में अंतर किया है। उन्होंने ये कहा है कि उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार वैज्ञानिक वह व्यक्ति है जो नई विधि एवं तकनीक की खोज करता है। ठीक है, वैज्ञानिक तो वही हुआ, आपको पता है, नई विधि नई टेक्निक की खोज की जाए तो वह वैज्ञानिक कहलाता है। ठीक है, लेकिन तो नव प्रवर्तन वह व्यक्ति है जो इन खोजों का प्रयोग लाभ कमाने के लिए करता है। अब नव प्रवर्तन का मतलब ये हुआ कि मान लो किसी ने खोज तो कर दी, लेकिन उसको किसी
उत्पादन में प्रयोग नहीं किया गया तो ऐसी खोज का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति इन नवप्रवर्तक चीजों को अपनी उत्पादन में प्रयोग करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? नवप्रवर्तक कहलाता है। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि नवप्रवर्तन अथवा नई पद्धति के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभ अस्थायी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय यह है कि जो भी नव प्रवर्तन के लिए जो हमें लाभ प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, वह मतलब स्थायी नहीं होते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब क्या कहते हैं, एक मशीन का प्रयोग एक व्यक्ति करता है तो अन्य भी उसको करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उसकी क्या हो जाएगी कि वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए कैसे, क्योंकि जब यह पद्धति सर्वज्ञात हो जाती है तब अन्य प्रतियोगी फर्म भी उस नई पद्धति का उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। देखिए कि अगर जैसे कोई नई टेक्निक है, जिससे मान लो एक वॉशिंग पाउडर बनाने की कोई नई टेक्निक है जो आसान तरीके से बन सकते हैं, तो अन्य वॉशिंग पाउडर कंपनी भी उसी टेक्निक का प्रयोग करेंगे ना। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे अन्य फर्में, मतलब छोटे उद्योग, मैंने आपको बता रखा है फर्म के बारे में, जैसे जैसे अन्य फर्में लाभ की आशा से नई उत्पादन विधि को अपनाती हैं, ठीक है, वैसे वैसे लाभ की मात्रा हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उनका भी उत्पादन लागत कम हो जाएगी और वो भी अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक उसकी बिक्री करने लग जाएंगे। ठीक है, और क्रमशः लाभ क्या हो जाएगा? एंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड में लाभ क्या हो जाएगा? खत्म, फिनिश। किंतु गतिशील और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में योग्य साहसी, यहाँ पे कौन आ गए? योग्य साहसी, जो लोग जोखिम उठाने को तैयार होते हैं। योग्य साहसी फिर से क्या करते हैं? नवप्रवर्तन करते हैं, फिर से नई टेक्निकों का लाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, लाभ अर्जन करके उसके मार्ग को ढूंढता है, मतलब नई टेक्निक और कहाँ से लाई जा सकती हैं वो ढूंढता है और फिर से अपने आप को लाभ कमाने लग जाता है। और यह क्रम क्या कर चलता है? हमेशा चलता रहता है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि लाभ का नवप्रवर्तन क्या है? नवप्रवर्तन एक चक्र है जो हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक, अब देखिए इसकी आलोचनाएं हैं। आलोचनाएं क्या हैं देख लेते हैं हम। इस सिद्धांत में लाभ को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, अतः यह केवल क्या है? एक व्यापक सिद्धांत है, मतलब बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत ही ब्रॉड इसका है। ठीक है, लेवल। और क्या कहते हैं अगला क्या है? यह सिद्धांत लाभ की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ है, मतलब इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि इस टेक्निक का प्रयोग करके इतना लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्या है देखिए, सभी उद्यमी नवप्रवर्तक प्रवर्तनों का प्रयोग नहीं कर पाते, जबकि लाभ सभी उद्यमियों को प्राप्त होता है। ठीक है, कई बार नई टेक्निकों का प्रयोग नहीं करते हुए भी लोग लाभ प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत केवल नवप्रवर्तक या नई रीतियों पर ही बल देता है, लेकिन उद्यमकर्ता का प्रमुख कार्य अनिश्चितता झेलना होता है, मतलब कि बाजार में कभी ऊंच कभी नीच, उसको अनिश्चितता बोलते हैं। मैंने कल आपको इस सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, प्रमुख कार्य तो इनका यही होता है। एक उद्यमकर्ता भविष्य में संबंध में जितनी सही अनुमान लगाता है, ठीक है, जिस अनुमान से वह उत्पादन करता है भविष्य में, उतना ही अधिक क्या कमा सकता है? लाभ कमा सकता है। ठीक है, वह संगठन का समन्वय करके भी कार्य करने लगता है और यह सिद्धांत भी लाभ के एक तत्व पर ही आवश्यकता से अधिक बल देता है। ठीक है, कहने का मतलब यह सिद्धांत भी लाभ के मतलब लाभ पर ही बल दे रहा है टोटल, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगी लाभ का मांग और पूर्ति सिद्धांत। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।